हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने केंद्र सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें पढ़ी थी। हम अपने आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदों के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के आय के स्रोत क्या होते हैं और वो किन चीज़ों पर अपना खर्चा करती है। ठीक है, तो इसमें आय के स्रोतों में पहला पॉइंट है भू राजस्व या मालगुजारी। ठीक है, ये आय का स्रोत है, देख लेते हैं इसके बारे में। यह उत्तर प्रदेश सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। जमींदारी उन्मूलन के बाद मालगुजारी के रूप में राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई है। इसका भुगतान फसल के समय किया जाता है। अगर फसल नष्ट हो जाती है तो इसमें छूट दे दी जाती है। देखिए, मालगुजारी होता क्या है? आपको पता है कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उस पे टैक्स लगता है, ठीक है? इनकम है तो इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है? जो जगह है उस पर भी टैक्स फसलें बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो उन पर भी तो टैक्स लगेगा, ठीक है? तो ऐसी जगह जहाँ पर फसलें उगाई या बोई जाती हैं, तो उन पर एक तरीके का टैक्स लगता है जिसे हम लोग मालगुजारी कहते हैं, ठीक है? तो इसी मालगुजारी की बात हो रही है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। इसलिए मुख्य स्रोत हो जाता है क्योंकि कृषि, आप पता है कि भार जो उत्तर प्रदेश है, इसका पहला स्थान रहता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे कृषि की जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है इनकम का राज्य सरकार की। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो मालगुजारी है, उससे राज्य सरकार की आय के रूप में वृद्धि हुई। इसका जो भुगतान है वो फसल के समय किया जाता है। ठीक है, जब भी फसल बोई जाती है या बेची वगैरह जाती होगी, तब इसका भुगतान किया जाता होगा। और अगर फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, बाढ़ की वजह से या किसी और प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल नष्ट हो जाती है, तो इसमें छूट दे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ, आप कम दे सकते हैं या जो भी है माफ़ कर दें, जैसा भी है। अब दूसरा जो सोर्स है वो देख लेते हैं। दूसरा है आपका व्यापार कर या बिक्री कर। ठीक है, ये भी एक राज्य की इनकम है, उसका सोर्स है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है, किंतु विक्रेता इसके भार को मूल्य में वृद्धि करके क्रेताओं पर डाल देते हैं। कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे पे कौन करता है? तो हम ही लोग पे करते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो पे करते हैं। ठीक है, लगाया किस पे जाएगा? कोई भी वस्तु बेची जाती है तो उस पर लगा दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस चीज़ को बेच रहे हैं, तो ₹2 का टैक्स मेरी तरफ से। ठीक है, अब ₹2 की वृद्धि कर दी उन्होंने। लेकिन जो क्रेता होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने जो उनकी वस्तु है, उनके उसके दाम में वृद्धि कर देते हैं और वो किससे लेते हैं? वो हम लोगों से लेते हैं, जो खरीदता है, जो कस्टमर होता है। अब तीसरा इनकम का जो सोर्स है राज्य की, वो है राज्य उत्पादन शुल्क। तो इसके बारे में हम जानते हैं, राज्य में जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, उन पर टैक्स लगता है। तो यह मुख्यतः राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ज़्यादातर इसे ऊँची दरों में मादक वस्तुओं जैसे कि शराब, गांजा, अफ़ीम, चरस, ताड़ी आदि पर लगाया जाता है। ठीक है, तो राज्य में जो उत्पादित वस्तु है, उन पे कुछ ना कुछ टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। ज़्यादातर क्या होता है, किस पे लगाया जाता है ये? तो जो मादक वस्तुएँ होती हैं, उनमें काफ़ी ऊँची दरों पर लगाया जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे शराब वगैरह होगी, गांजा हो गया, अफ़ीम हो गया, चरस होगी, ताड़ी होगी, इन पर बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी राज्य की इनकम होती है। तो 3 चीज़ें हो गई, और देख लेते हैं। अब चौथा इनकम का सोर्स है स्टाम्प व पंजीयन शुल्क। ठीक है, तो स्टाम्प के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो स्टाम्प शुल्क जो होता है वो न्यायालय में मुकदमा या अन्य कार्रवाई या संपत्ति के हस्तांतरण, उपहार अथवा व्यापारिक सौदों पर लगाया जाता है। यह भी राज्य सरकार की आय है। ठीक है, तो स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक न्यायालय में यूज़ की जाती है। ठीक है, दूसरा जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है, उपहार वगैरह हम देते हैं, तो उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क जो होता है, उससे भी राज्य की आय होती है। ठीक है, ये सारा रुपया किस पे जाता है? तो राज्य सरकार के पास जाता है। तो स्टाम्प शुल्क का हम यूज़ किस में करते हैं? तो न्यायालय में करते हैं, मुकदमों में करते हैं, या जो अन्य कार्रवाई होती हैं, या हम कह सकते हैं जो संपत्ति है, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को, तो भी आप स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं। ठीक है, उपहार वगैरह देते हैं, कोई व्यापारिक सौदा करते हैं, तो उसमें भी स्टाम्प या पंजीयन शुल्क लगता है। तो ये क्या है? तो राज्य सरकार की ही आय है। ठीक है, 5वां सोर्स क्या है इनकम का राज्य सरकार की? तो केंद्र सरकार से अनुदान या सहायता सहायता। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करती है, कभी-कभी सहायता कर देती है राज्य की, ठीक है, किसी चीज़ में छूट दे दी या कुछ सहायता कर दी अपनी तरफ से, तो ये भी राज्य की आय हो जाती है। तो वही है कि केंद्र सरकार आयकर, केंद्रीय उत्पाद कर, संपदा शुल्क आदि से प्राप्त आय का कुछ भाग वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में वितरित करती है, जो राज्य की आय हो जाती है। ठीक है, जो वित्त आयोग होता है वो कुछ सिफारिश करता है केंद्र सरकार से कि इस राज्य को अभी ज़रूरत है, तो कुछ इसे वितरित कर दो। तो वो क्या करती है, जो आयकर उसे प्राप्त होता है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो उसे प्राप्त होता है, संपदा शुल्क जो उसे प्राप्त होता है, तो उनमें से कुछ भाग क्या करता है, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य को वितरित कर देता है। ठीक है, तो ये राज्य की आय हो जाती है। 6 जो सोर्स का इनकम है वो है वाहन कर। ठीक है, जिसमें क्या है कि मोटरसाइकिल्स वगैरह जो होती हैं, ट्रक जो होते हैं, इत्यादि परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो गाड़ी वगैरह जो भी चलती हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ टैक्स लग दिया जाता है, कभी-कभी फाइन भी वसूल लिया जाता है। तो ये किसका
इनकम का सोर्स हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की इनकम का सोर्स हो जाता है। इसके बाद आपका मनोरंजन कर में आ जाता है वही एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में या किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर जो लगता है, ठीक है? कोई भी ऐसा कर जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता है, उस पे कुछ ना कुछ आपको कर देना पड़ जाता है, तो वही मनोरंजन कर में आ जाता है। फिर सरकारी उपक्रमों से आए, ठीक है? गवर्नमेंट की कोई एजेंसी वगैरह चल रही हैं, उनसे जो फ़ायदा होता है, ठीक है? इनकम होती है, वो राज्य सरकार के पास जाती है। ब्याज प्राप्तियाँ कि अगर इन्होंने किसी को पैसा दिया है, ठीक है? राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया असम की सरकार को कुछ रुपए दिया, तो उस पर जो ब्याज वगैरह मिलता है या किसी और सरकार को दिया रुपए, तो उस पे जो ब्याज वगैरह मिलता है, तो वो भी एक इनकम का सोर्स है, ठीक है? तो ये सारे इनकम के सोर्स हो जाएँगे। किसके? तो उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है? इस चीज़ को याद रख लेना, पॉइंट सारे याद करने हैं आपको। हमने उत्तर प्रदेश सरकार की आय के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय की प्रमुख मदों के बारे में कि किन-किन चीज़ों पर खर्चा करती है गवर्नमेंट, ठीक है? इनकम तो हमने देख ली, अब हम खर्चा भी तो देख लें कि कहाँ-कहाँ खर्चा कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की मदों को 2 भागों में बाँटा जा सकता है, पहला विकास व्यय और दूसरा गैर विकास व्यय। विकास व्यय से मतलब है कि जो विकास कार्यों पे खर्चा किया जाता है, वो विकास व्यय के अंतर्गत आएगा, और जो विकास से संबंधित चीज़ों पर खर्चा नहीं किया जाता, उसे हम लोग गैर विकास व्यय पर रखते हैं, ठीक है? जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है? विकास व्यय क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यय किए जाते हैं, उन्हें विकास व्यय कहते हैं, ठीक है? जो सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु हम खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकास व्यय कहते हैं। राज्य में आर्थिक योजना के कार्यक्रम चालू हैं, उनके क्रियान्वयन में विकास व्यय बढ़ता जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्न मदें आती हैं, ठीक है? जैसे-जैसे आप देखते हैं कि राज्य में विकास योजना से संबंधित या आर्थिक योजना से संबंधित कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है? तो उन पे खर्चा भी बढ़ता जाता है, ठीक है? तो इनसे संबंधित जितने भी मदें होती हैं, वो इसके विकास व्यय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? आप देख लेते हैं कि विकास व्यय के अंतर्गत राज्य सरकार किन-किन चीज़ों पर खर्चा करती है। तो इसमें सबसे पहले कृषि आ जाता है कि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण राज्य सरकार के कुल व्यय का बड़ा हिस्सा कृषि विकास पर व्यय किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले मुख्य व्यय हैं: पहला, खाद्य उत्पादन में सहायता, पौधों का संरक्षण, कृषि पत्रिकाओं का प्रकाशन, आदर्श फर्मों पर व्यय, कृषि विभाग के कर्मचारियों पर व्यय आदि, ठीक है? अगर हम कृषि की बात करें तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक तो बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है? और ज़्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? इसलिए सबसे ज़्यादा खर्चा अगर राज्य सरकार का कहीं होता है तो वो कृषि पर ही होता है, ठीक है? तो कृषि विकास पर सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं और इसमें कई चीज़ों पर व्यय किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो खाद्य उत्पादन होता है, ठीक है, उसमें सहायता करने के लिए काफ़ी खर्च करती है राज्य सरकार। पौधों का संरक्षण करने में काफ़ी खर्च करती है, ठीक है? कृषि से पत्रिकाएँ बहुत चलाई जाती हैं, पत्रिकाएँ वगैरह, तो उनके प्रकाशन में खर्चा होता है राज्य सरकार का। जो आदर्श फर्म होती हैं, उन पर व्यय करती है काफ़ी कुछ, और कृषि विभाग में काफ़ी कर्मचारी लगे हुए हैं, उन पर भी काफ़ी खर्चा होता है राज्य सरकार का। तो ये सारे खर्चे हो गए, ठीक है, कृषि से संबंधित। दूसरा आता है आपका पशुपालन, ठीक है? ये सारे डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है? तो विकास व्यय के अंतर्गत ही आएंगे सारे पॉइंट्स। तो पशुपालन में क्या है कि इसके अंतर्गत पशु विभाग, पशु चिकित्सा पर शोध, गौशालाओं में सुधार आदि पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित है, ठीक है? तो इसमें शिक्षा संबंधित भी हो जाता है, ठीक है? कि पशु चिकित्सा से रिलेटेड जो शिक्षा होती है, उस पर भी गवर्नमेंट काफ़ी खर्च करती है। पशु विभाग पर काफ़ी खर्च करती है। आपको पता है कि हर जिले में कुछ ना कुछ पशु विभाग होते ही हैं, ठीक है? और शोध वगैरह जो चलते रहते हैं, उन पर काफ़ी खर्च किया जाता है, जो रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है? गौशालाएँ आपको पता है काफ़ी जगह बनवाई हैं गवर्नमेंट ने, तो उस पर भी काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है? तो ये सारे खर्चे किस में आ जाते हैं? तो पशुपालन के अंतर्गत आएंगे और डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है? कि जो डेवलपमेंट के कार्य करती है गवर्नमेंट, उसमें ये खर्चे जोड़े जाते हैं। फिर तीसरा है आपका सामुदायिक विकास, ठीक है? सामुदायिक विकास में क्या है कि गांव के सर्वांगीण विकास हेतु कई योजनाएं राज्य सरकार चलाती है, जिससे काफ़ी व्यय होता है, ठीक है? तो आपको पता है कि हर छोटे छोटे गांव में अस्पताल बनवा दिए, ठीक है? और कई चीज़ें बनवाई जाती हैं। तो गांव के सर्वांगीण विकास हेतु जो सरकार होती है वो काफ़ी योजनाएं चलाती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर गांव विकसित हो जाएगा तो कोई भी राज्य बहुत अच्छे से विकसित होगा, कोई भी देश बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है, ठीक है? इसलिए गांव पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो गांव के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार काफ़ी योजनाएं चलाती है, जिससे काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है? फिर सिंचाई के ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? कि कृषि को विकसित करने के लिए कभी कभी नहरों का निर्माण कराती है, कहीं कहीं नलकूपों का निर्माण कराती है, कभी कभी बोरिंग हो रही है, आपको पता है गांव गांव में बोरिंग कराई जा रही है, तो इस पर काफ़ी खर्चा होता है राज्य सरकार का। फिर आता है इसी में लघु उद्योग। तो आपको पता है कि कुटीर एवं लघु उद्योग जो होते हैं उनके विकास में गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा करती है, कई सारे प्रोग्राम चलाती है इनके विकास के लिए। जैसे अभी चलाया गया था एक जिला एक उत्पाद के नाम से, ठीक है? कि हर जिले में एक
उत्पाद बनाया जाएगा, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कार्यों में भी काफ़ी खर्चा करती है, फिर शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उस पे व्यय भी बढ़ता है कि आपको पता है जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, तो विद्यालय उतने ही ज़्यादा होने चाहिए। उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी आपको सैलरी देनी है, ठीक है? तो इन चीज़ों पर भी काफ़ी खर्चा होता है। फिर है कि चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पे काफ़ी खर्चा करती है। छोटे-छोटे गाँव में छोटे-छोटे अस्पताल बनाए गए हैं, ठीक है? कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कई सारी पॉलिसी चलाती है गवर्नमेंट। जैसे अभी टीबी समाप्ति के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है? पोलियो के लिए पहले चलाया गया था, तो ऐसे करके काफ़ी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है? फिर है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य। अब जो सार्वजनिक निर्माण कार्य में क्या है कि जो सभी के लिए प्रोग्राम होते हैं, जैसे सड़क का बनाना, ठीक है? तो ये विकास से संबंधित है, ठीक है? डेवलपमेंट से संबंधित जितनी अच्छी सड़क होगी, उतना अच्छा रहता है। फिर है कि पुल, भवन, इन सभी के निर्माण में भी गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा करती है, ठीक है? तो ये सारे विकास कार्य हो जाते हैं, ठीक है? विकास कार्य के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। अब दूसरा है कि विकासोत्तर या गैर विकास व्यय, ठीक है? ऐसा व्यय जो विकास से संबंधित नहीं है, डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, ठीक है? जब गवर्नमेंट ऐसा खर्चा करती है, तो वो गैर विकास व्यय के अंतर्गत आता है। इसमें सामान्य प्रशासन की जो उत्तर प्रदेश है, अब कोई भी सरकार क्या करती है, प्रशासन सही से चले उसके लिए काफ़ी कुछ करती है, ठीक है? तो इसमें भी काफ़ी खर्चा करती है, तो ये सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा। पुलिस के ऊपर काफ़ी खर्चा करती है, ठीक है? तो ये भी नॉन डेवलपमेंट व्यय है, ठीक है? तो इसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। उसके बाद फिर न्याय एवं जेलों के ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। ऋण सेवाओं पर जो ब्याज मिलता है, जैसे कि क्या कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं से उधार लिया था, ठीक है? किसी भी गवर्नमेंट से या मान लिया किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से या किसी दूसरे देश से, ठीक है? तो रुपए ले रखा है तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो ब्याज दिया जाता है ये भी नॉन डेवलपमेंट व्यय में आ जाएगा आपका। कर वसूली की अगर हम बात करें, तो कर वसूलने के लिए भी काफ़ी खर्चा होता है, आपको लोगों को रखना पड़ेगा, उसे सैलरी देनी पड़ेगी, तो उसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। तो ये सारे किस्म आ जाते हैं, तो गैर विकास व्यय के अंतर्गत आते हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, ठीक है? आप बना-बना कर लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पॉइंट सेम ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उसमें हमें 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो सिंपल है, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।